आज हम बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन होता है साई वो इन्फिनिटी पर जीरो क्यों हो जाता है। तो आप ये देखिए कि वेव फंक्शन इन्फिनिटी पर जीरो इसलिए होना चाहिए ताकि जो एरिया है अंडर साई मॉड स्क्वायर, आपको पता है साई मॉड स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंडर जो एरिया है बिटवीन दिस फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस, इस एरिया को फाइनाइट बनाने के लिए सो दैट कि ये जो इंटेग्रल है, हमें पता है ये इंटेग्रल एरिया अंडर द कर्व के बराबर है। जब एरिया अंडर द कर्व फाइनाइट होगा तो ये इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा, ये इंटेग्रल भी फाइनाइट होगा और उससे आप वेव फंक्शन, इसका मतलब ये है कि आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मलाइजिंग इंटेग्रल है वेव फंक्शन के लिए। तो साई जो है वो इन्फिनिटी पे इसलिए जीरो होना चाहिए ताकि आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकें। अब कैसे, जब साइज जीरो होता है इन्फिनिटी पर तो कैसे वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है, और अगर वो जीरो नहीं होता तो उससे वेव फंक्शन कैसे नॉर्मलाइज्ड नहीं रहता। अब इसको हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। आप यहाँ पर एक मिसाल देखिए, मैंने फर्ज किया है कि एक कोई जनरल वेव फंक्शन है दरमियान में यहाँ पर, और मैं हम सिर्फ इसके उस बिहेवियर में इंटरेस्टेड हैं जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो आप देखिए, फर्ज कीजिए पॉइंट P के बाद आपका इन्फिनिटी का सफर फर्ज करें शुरू हो जाता है। तो पॉइंट P के बाद मैंने फर्ज किया है कि देखिए पॉइंट P के बाद तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो ये वेव फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या कांस्टेंट हो जाए, या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा कभी इंक्रीज करे कभी डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे फिर डिक्रीज करे। खैर वो एक अलग केस है, वो साइनोसॉइडल फंक्शन का केस है, उसको एंड पर हम देखेंगे। फिलहाल हम ये तीन पॉसिबल केसेस देखेंगे कि अगर वेव फंक्शन इंक्रीज करे पॉइंट पी के बाद जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, या ये कांस्टेंट रहे या ये डिक्रीज करे, तो इन तीनों केसेस में क्या होता है। तो फर्स्ट कीजिए पहला हमारा जो ये केस है, इसमें वेव फंक्शन इंक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट पी के बाद जो एरिया है अंडर दिस कर्व वो इन्फिनिट है, क्योंकि इस एरिया की जो एक डायमेंशन है वो इन्फिनिट है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट से जब आप x को इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो एक डायमेंशन इस एरिया की जो है, मैं रफली कह सकता हूँ इस एरिया की चूंकि एक डायमेंशन इन्फिनिट हो जाएगी, तो मैं रफली कह सकता हूँ कि ये जो एरिया है ये इन्फिनिट हो जाएगा। और ये इस ग्राफ से नजर भी आ रहा है कि पॉइंट पी के बाद जो इस कर्व के अंडर एरिया है वो इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल एरिया है अंडर दिस कर्व वो इन्फिनिट होगा, यानी कि एरिया चूंकि इस इंटेग्रल को रिप्रेजेंट करता है तो ये इंटेग्रल जो है वो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे। ये इंटेग्रल एक्चुअली एक नॉर्मलाइजिंग इंटेग्रल है, इसको 1 के बराबर होना चाहिए। ये डाइवर्ज कर चुका है, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहा है, लिहाजा जो आपका वेव फंक्शन है वो इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज नहीं कर सकता। एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी आपका वेव फंक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अब अगला केस देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब पॉइंट पी के बाद क्या हो रहा है कि जो आपका वेव फंक्शन है अब इंक्रीज नहीं कर रहा बल्कि कांस्टेंट हो गया। डिक्रीज का केस बाद में देखेंगे। ये कांस्टेंट हो गया है। अगेन यहाँ पर वही केस है, आप देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनेगी, इस रीजन में एक रेक्टेंगल बनेगी। इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो होगी पॉइंट पी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। ये तो एक खैर फाइनाइट क्वांटिटी है, लेकिन इस एरिया की जो एक डायमेंशन है उसी तरह जैसे पिछले केस में था कि यहाँ से यहाँ तक एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, इस एरिया की एक डायमेंशन इन्फिनिट हो गई है, लिहाजा ये एरिया जो है वो इस ग्राफ से नजर भी आ रहा है, ये इन्फिनिट हो जाएगा। जब एरिया इन्फिनिट होगा ये इंटेग्रल इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते इस केस में भी। अच्छा, लास्ट जो इसका पॉसिबल केस है उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि अब पॉइंट पी के बाद जो आपका सफर है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसमें आपका वेव फंक्शन डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, और एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी आपका वेव फंक्शन जो है वो जीरो हो जाता है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। आप देख रहे हैं इसी तरह से इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी। इससे क्या होता है कि जो एरिया है अंडर दिस कर्व वो फाइनाइट हो जाता है। आपको नजर आ रहा है कि जो एरिया है अंडर दिस कर्व वो एक फाइनाइट वैल्यू रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि देखिए जो एरिया है, चले फर्ज करें मैं पॉइंट पी के बाद जो एरिया है उसकी अगर मैं बात करूं, तो ये आपके सामने ये एक डिफरेंशियल रेक्टेंगल बनेगी तकरीबन। ये जो एक एरिया बन रहा है इन डॉटेड लाइंस के दरम्यान, तकरीबन ये एक डिफरेंशियल रेक्टेंगल होगी। और
इसी तरह की डिफरेंशियल रेक्टेंगल्स आप अलोंग एक्स एक्सिस आगे बनाते चले जाएं एज एक्स गोज टूवर्ड्स इंफिनिटी, और उन तमाम रेक्टेंगल्स के जो एरियाज हैं उनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल एरिया अंडर दिस कर्व आफ्टर पॉइंट P आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए कि ये जो सीरीज एक बनेगी, ये जो सम बनेगा इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज का, इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म्स हैं, जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, वो डिक्रीज कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो रेक्टेंगल का एरिया है वो है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ साई मॉड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर एक dx लेंथ होगी अलोंग x एक्सिस, इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इस डिफरेंशियल रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो चूंकि जो आप आगे बढ़ रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, टुवर्ड्स जीरो जाएगा ये, तो इन रेक्टेंगल्स के एरियाज जो है वो डिक्रीज करते चले जाएंगे, यानी जो सम है, जो सीरीज है, इसकी सक्सेसिव टर्म्स डिक्रीज करती चली जा रही हैं, और ये पॉजिटिव टर्म्स की एक सीरीज है, तो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट तो करेगी, और इसका सम जो है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फाइनाइट वैल्यू रखेगा। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, फर्ज कीजिए कोई पॉजिटिव नंबर्स की एक सीरीज है, फर्ज करें मैं कहता हूँ आप ऐड करें जी 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96 एंड सो ऑन, इसको पीछे चलते चलाते जाएं, जो सक्सेसिव टर्म्स है वो डिक्रीज करती चली जा रही हैं, तो आखिरकार क्या होगा कि ये सीरीज टर्मिनेट हो जाएगी जीरो पर, और फिर आप इस सीरीज का जो है वो सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का केस है कि इन रेक्टेंगल्स के जो एरियाज हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो फाइनली जो है वो जो एरिया है आफ्टर पॉइंट P, इसी तरह से आफ्टर पॉइंट Q इस डायरेक्शन में जो एरियाज हैं वो फाइनाइट रहेंगे। खैर ये बात आपको इस डायग्राम से ये आसानी से नजर भी आ रही है, ये ऑब्वियस सी बात भी है। तो जो एरिया है, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, वो इस केस में फाइनाइट है, जिसका मतलब ये है कि ये जो इंटेग्रल है, ये इंटेग्रल ऑफ साई मॉड स्क्वायर ओवर x, ये फाइनाइट है, ये कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अब आप अपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए, या मैं यूं कहूं इस इंटेग्रल को फाइनाइट रखने के लिए, या तीसरे लफ्जों में मैं ये कहूं कि अंडर दिस कर्व एरिया को फाइनाइट रखने के लिए वेव फंक्शन मस्ट गो टू जीरो एट इंफिनिटी। अगर आपका वेव फंक्शन इंफिनिटी पर जीरो नहीं है तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा, जिससे इंटेग्रल इन्फिनिट हो जाएगा, और आप जो है वो वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट केस देखते हैं जिसमें मैंने कहा था कि वेव फंक्शन जो है हो सकता है वो इन तीनों पॉसिबिलिटीज ये ना हो सकता है वो इंक्रीज भी कर रहा हो, डिक्रीज भी कर रहा हो। तो जो आखिरी पॉसिबल केस है उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, कभी ये इंक्रीज करता है कभी ये डिक्रीज करता है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज नहीं कर रहा। पिछले जितने भी फंक्शन थे वो या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, या कांस्टेंट थे। मोनोटोनिकली का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीज करे, ऐसा ना हो कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। अगर डिक्रीज करता है तो सिर्फ डिक्रीज करे, अगर इंक्रीज करता है तो सिर्फ इंक्रीज करे। ये फंक्शन जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा, कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है। तो आप ये देख सकते हैं आसानी से, यहाँ से नजर आ रहा है, ऑब्वियस है कि इसके अंडर एरिया भी जो है वो इन्फिनिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डायमेंशंस हैं इसकी, इस एरिया की एक डायमेंशन है एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, इसी तरह से एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ये जो है डायमेंशन इसकी इन्फिनिट है, लिहाजा जो एरिया अंडर द कर्व है वो इन्फिनिट हो जाएगा, ये इंटीग्रल इन्फिनिट हो जाएगा, और आप वेव फंक्शन को इस केस में भी नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। इन कंक्लूजन आप ये कह सकते हैं कि वेव फंक्शन मस्ट गो टू जीरो एट इन्फिनिटी टू नॉर्मलाइज the wave function।